लारिब ने अमान को बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो शर्म के मारे बता ही नहीं पा रही थी। उसके लिए वो थोड़ा-सा नाश्ता करके कमरे में चली गई, जहाँ उसके मोबाइल की टोन एक दफ़ा फिर बजी थी। लारिब ने मोबाइल उठाकर देखा और जो वीडियोज़ देखने को मिली थी, लारिब का तो मानो हलक तक खुश्क हो गया था। उस वीडियो में लारिब ने सफ़ेद की शर्ट पहनी थी, लेकिन गलत बटन बंद किए थे। उसमें से लारिब की झलकती रानाइयाँ, उफ़! बस सामने खड़े वो मर्द की बाहों में थी। लारिब का दिल सो की सपेट से धड़क रहा था, उसके हाथ काँपने लगे थे और एक मंज़र देखकर तो लारिब साकित हो गई थी, जब उसी शख्स ने उसके बटन खोलकर दोबारा से बंद किए थे और ये सब करते वो आदमी उसके लबों पर झुका था। लारिब ने जल्दी से आँखें बंद की और गहरे-गहरे साँस ले दी, मोबाइल को बेड पर फेंक दिया। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। लारिब अपने लबों को अपनी उंगलियों से छूने लगी, जैसे वीडियो में की गई उस हरकत का लम्स महसूस करना चाहती हो। उफ़! ये आदमी मुझे पागल कर देगा। मुझे भाभी से बात करनी होगी। मैं नहीं जानती कि कौन है और क्यों मुझे ऐसी वीडियोज़ भेज रहा है। मैं क्या करूँ? ये कौन है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? वो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कहाँ, उसे चैन आ रहा था। दिल बार-बार वो मंज़र देखने पर उकसा रहा था, जब एक मर्द ने उसे इतने हक़ से छुआ था। वो सारी सोचों को छुटलाकर उसको भुलाने के लिए ऐन और कयान के घर जाने के लिए निकल पड़ी, ताकि मीरम के साथ कुछ वक़्त गुज़ार सके और उस वीडियो को भूल सके। हाँ, देखिए ना, ये सो क्यों नहीं रही? रात की उठी हुई है, मसलसल रो रही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कयान, जो पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रहा था, एन की बात सुनते जल्दी से पीछे घूमा था। वो भी सुबह से देख रहा था कि मीरम काफ़ी देर से रो रही है। एन ने उसे दूध भी पिलाया था, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी। कयान ने जल्दी से मीरम को उठाया और अपने सीने से लगाकर उसको थपकने लगा। मीरम मेरा बच्चा, क्या हुआ है मेरी मीरम को? ठीक तो है ना? कयान ने उसके माथे पर बोसा देते हुए कहा। और हमारी मीरम साहबजादी कयान की गोद में आने के बाद उसके सीने में मुंह दिए चुप कर गई थी। कैन की आंखें फटी की फटी रह गई थी और कयान भी हैरानगी से मीरम को देख रहा था, जो ऐसे चुप थी जैसे कभी रोई ही ना हो। ड्रामेबाज, एन दांत कचकचाकर बोली। आपके लम्स को महसूस करने के लिए बहानेबाज सो रही थी। मुझे गुस्सा आ रहा है, सुबह से चुप करवा रही हूँ, लेकिन ये मैडम चुप ही नहीं हो रही थी। मीरम अपने बारे में इतनी बातें सुनती अब टुकर टुकर अपनी माँ को देख रही थी और कभी अपने बाप को। कयान का कहका कमरे में गूंजा था। क्यों जेलस होती हो बाप बेटी के प्यार से? आन, लेकिन ये कैसे आपके इतना करीब आ गई? सबसे ज्यादा करीब तो मैं हूं ना आपके। एन मुंह बसोरे उठकर कयान के नजदीक खड़ी हो गई। मेरा बच्चा, मेरी ऐन, तुम तो मेरी दुनिया हो। कयान ने एन के गिर्द अपने बाजुओं का घेरा बांधा था और उसके माथे पर भरोसा दे रहा था। ये देखना था कि मीरम का बाजा फिर से शुरू हुआ था। कयान ने हड़बड़ाकर एन को छोड़ा और अपनी बेटी को देखा था, और एन का तो गुस्से के मारे ऐसा बुरा हाल था जैसे अभी मीरम को खा जाएगी। कयान एन से दूर हुआ तो मीरम कयान के सीने से लगती अपने छोटे छोटे हाथ कयान की बियर्ड पर फेरने लगी। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं बेटी को बाप के पास माँ आ जाए। एन मीरम के कपड़े उठाते हुए कहने लगी। डार्लिंग, रात को जल्दी सुला देना मीरम को। इसके भाई का इंतजाम करते हैं, ताकि ये उसके साथ बिजी हो रहे और मैं तुम्हारे साथ। सोए तो ना, आपके बगैर ये सोती भी नहीं। मैं सुला दूंगा, लेकिन आज रात अपने आन की कुर्बत सहने के लिए तैयार है ना? मैं तो कब से तैयार हूँ आपकी गुर्बत को महसूस करने के लिए। एन बेबाकी से कहते हुए बाहर चली गई। मीरम को कयान ने सुलाकर बेड पर लेटा दिया था और पुलिस स्टेशन में चला गया। नूर भाभी। हाँ, क्या हुआ लारेब? नूर के पास उससे कमरे में आई तो नूर को पुकारने लगी। नूर भाभी, मुझे ना आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। लारेब हिचकिचाते हुए बोली। क्या बात है? लारेब, तुम इतनी परेशान क्यों हो? भाभी, ये देखिए वीडियो। लारेब ने डरते डरते मोबाइल नूर के सामने किया, जहाँ नूर भी उस वीडियो को देखकर एक पल को तो लाल हुई थी। भाभी, ये वीडियो मुझे पता नहीं कौन सेंड करता है, मैं नहीं जानती। लेकिन भाभी, ये आदमी कौन है? मैं इसके पास कैसे गई थी? लारेब मेरी जान, रो नहीं। देखो, हमने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा माजी था एक, जिसमें तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, और अब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई तो तुम अपनी सारी पुरानी बातें भूल चुकी हो। और तुम परेशान मत हो लारेब, ये कोई गैर नहीं, तुम्हारा शोहर है। शोहर? लारिब के सर पर धमाका हुआ था। वो तो हक्का बक्का नूर को देख रही थी कि जो कुछ सुनने को मिला था वो उससे हजम नहीं कर पा रही थी। हाँ, शोहर, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और नहीं बताऊंगी।
ये तुम्हें खुद ही याद करना होगा, जो तुम्हारा शौहर याद करवाएगा। लेकिन भाभी, मुझे कुछ याद नहीं है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और याद भी आ जाएगा। जी भाभी। लारी भी अपना मोबाइल लेकर कमरे में चली गई और सफ़ी के बारे में सोचने लगी। कैसे उनकी शादी हुई होगी, कैसे ये हरकतें कर रही हूँ, जो सोचकर लाल हो रही थी। 3 दिन से मुसलसल अब लारेब को वीडियोस मौसूल हो रही थी और वो सोच सोच कर पागल हो रही थी। इतनी, लेकिन एक बात भी वो याद नहीं कर पा रही थी। लेकिन हल्के हल्के मंजर उसके ज़हन में दिखने लगे थे। ये वीडियोस गलत नहीं है, मतलब कि वो उसका शौहर था और उससे उससे कुछ गलत नहीं किया था। अभी वो बैठी उसके बारे में सोच रही थी कि उससे एक एक वीडियो और आ गई। अब वो लाशौरी तौर पर उन वीडियोस का इंतज़ार करने लगी थी। वो वीडियोस को देखने लगी। जैसे जैसे वीडियोस देख रही थी उसका दिल किया वो मर जाए। उफ! वो गीले कपड़ों के साथ उस शख्स की बाहों में थी, जहाँ से उसके कल गीले कपड़ों की वजह से सारा बदन नज़र आ रहा था। एक और आवाज़ उससे आई थी, वो थी एंजिल। लारिब के मुँह से लफ्ज़ निकला था, एंजिल, और फिर कई आवाज़ें उसे सुनाई देने लगी थीं। एंजिल, एंजिल ऐसे करे ना। एंजिल, मुझे बाहर जाना है। एंजिल, मैं आपका मेकअप करूँ? छोटी दुनिया। कई आवाज़ें उसके दिमाग में कटमट हो रही थीं। आवाज़ों की वजह से वो अपना सर अपने हाथों में थाम कर रह गई। एक ज़ोरदार चीख उसके मुँह से निकली थी। उसके सर में दर्द की टीसें उठने लगी थीं और वो तड़प रही थी। अमान लारिब की चीखें सुनकर कमरे में आया था। गुड़िया, गुड़िया क्या हुआ? भैया, भैया, मेरे सर में दर्द हो रहा है। वो एंजल। उसके मुंह से अटक अटक कर अल्फाज अदा हो रहे थे। एंजल सुनते ही अमान समझ चुका था कि सफ़ी का ही कोई कारनामा होगा। कुछ नहीं होता गुड़िया, तुम ठीक हो। ये मेडिसिन खाओ और आराम करो। अमान ने उसे ज़बरदस्ती रिलैक्स करा के मेडिसिन दी, जिससे खाते ही लारेब रिलैक्स हुई थी और जल्दी ही वो नींद की वादी में चली गई। 2 दिन बाद लारेब की सालगिरह थी और सबने ही लारेब के लिए कुछ बड़ा प्लान करना था। सफ़ीर से तो उस दिन का इंतज़ार नहीं हो रहा था, क्योंकि उस दिन वो बहुत बड़ा करने वाला था कि लारेब की याददाश्त वापस आ जाए। अगली सुबह माला उठी तो उसका सर चकरा रहा था। जावी, जावी जो किसी काम से बाहर जाने लगा था, माला की आवाज़ सुनकर रुक गया। क्या हुआ भालू, तुम ठीक तो हो ना? जावी, पता नहीं। इससे पहले कि वो कुछ कहती, माला को उल्टी आई थी और वो भागती हुई वॉशरूम में बंद हुई थी। 5 मिनट तक वो उल्टियाँ ही करती रही। माला बेबी क्या हुआ है? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं और दिल भी खराब हो रहा है। चलो उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं हम। माला सर हाँ में हिलाती मुश्किल से कपड़े चेंज करती साव्या के साथ चल पड़ी। नूर को तो कुछ कुछ समझ आ गया था कि माला के साथ क्या चक्कर है, लेकिन वो किसी को भी कुछ भी नहीं कह सकती थी जब तक कंफर्म ना हो सके। लारिफ से मिलने कायान, एन और मीरम भी आए थे। मीरम लारिफ के साथ खेल रही थी। अमान और नूर भी उस सब के पास बैठे बातें कर रहे थे कि साव्या और माला घर में दाखिल हुए, जिनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। मुबारक हो तुम सबको, मैं बाबा बनने वाला हूँ। जावियर खुशी से चीख कर बोला तो उस सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आई थी। माला तो जावियर की बात सुनते शर्मा गई थी और नूर और एन के पास जाकर बैठ गई। बहुत बहुत मुबारक हो जाव्यार। अमान खुशी से जावियर के गले लगकर मुबारकबाद देने लगा। मुबारक हो साले साहब। कयान भी जावियर के गले लगा। तुम हो तो मेरे दुश्मन, लेकिन फिर भी दिल से मुबारकबाद। तुम भी तो मेरे मासूम जीजा जी हो, इसलिए मुझसे पंगा मत लिया करो। मासूम नहीं हूं मैं, एएसपी हूं मैं। कयान मुंह फुलाकर बोला। हाँ, इसीलिए माजी में मुंह की खाते रहे हो हमसे। जावियर हंसकर बोला तो कयान ने एन को देखा। बस कर दो तुम दोनों, हमेशा लड़ते रहते हो। एन ने दोनों को टोका। ये साला जीजा ऊपर से दुश्मनी नहीं निभा रहे थे, लेकिन अंदर से बेहद प्यार था, एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। बहुत बहुत मुबारक हो माला। थैंक यू नूर। सबने हंसी खुशी खाना खाया तो कयान, एन, मीरम भी घर चले गए। माला सबके जाने के बाद रूम में गई तो साव्या ने माला की कमर से पकड़कर उससे अपने करीब किया। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। माला ने शर्मा कर साव्या के सीने पर सर रख दिया। मैं तो दुआ करता हूँ कि हमारी बेटी हो, जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। इन सुनहरी बालों वाली, जिससे इस मॉन्स्टर को इश्क है। इन नीली आंखों वाली, जिन पे ये मॉन्स्टर डूब जाना चाहता है। नहीं सावी, मैं चाहती हूँ कि हमारा सब्ज आंखों वाला बेटा पैदा हो, जो मॉन्स्टर की तरह नहीं, मेरे सावी की तरह हो। माला ने मुस्कुराकर साव्यार को देखा। साव्यार ने भी झुककर माला के होंठों पर होंठ रखे थे और माला भी खामोशी से साव्यार को महसूस करने लगी।
सफ़ी ने लारिब के लिए ड्रेस भिजवा दिया था कि वो बर्थडे पर यही पहन कर आए और उससे अपनी छोटी दुनिया को उस दिन सब याद दिलाना था। उससे जाना भी अकेले था। बर्थडे का दिन आ गया था। नूर और माला ने लारिब को बड़ी मुश्किल से तैयार किया था। नूर भाभी, मुझे क्यों तैयार कर रही हैं? लारिब ने उलझी नसों से नूर को देखकर पूछा। क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज भाभी? ये तो तुम्हें जब देखोगी तब पता चलेगा। माला तो बाहर जा चुकी थी। लेकिन मुझे अकेले नहीं जाना नूर भाभी। नूर उसे तैयार करती गाड़ी में बिठाने लगी तो लारिब ने डरते हुए कहा, हम सब भी वहां आएंगे लेकिन पहले तुम वहां जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। लेकिन भाभी। जाओ भी लारिब। लारिब भी मुंह बनाती गाड़ी में बैठकर चली गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी समंदर में जाकर रुकी। मैम, उतर जाएं, सर ने यहाँ ही कहा था। लारिब समंदर को देखकर सोचों में गुम थी। ड्राइवर की बात पर होश में आते हुए सर हिलाती गाड़ी से उतर गई तो ड्राइवर भी वहां उसे छोड़कर चला गया। लारिब डरते डरते थोड़ा आगे गई, लेकिन क्योंकि उसके वहां कोई भी नहीं था, उससे डर भी लग रहा था। लारिब ने आगे जाकर देखा, वहां एक बोर्ड लगा था जहां पर बड़ा सा लिखा था, हैप्पी बर्थडे छोटी दुनिया। छोटी दुनिया। लारिब को छोटी दुनिया सुनकर कुछ याद आया। कहीं ये उस शख्स से तो नहीं? लारिब की सोच वहां तक गई थी। लारिब ने अपने पैरों तक आते फ्रॉक को उठाया और चलने लगी। जहां जहां वो चल रही थी, फूल उसके पैरों में किसी रुई की माने लग रहे थे। थोड़ा सा और आगे गए जहां पर मेज और कुर्सियां पड़ी थीं और मेज पर बड़ा सा केक पड़ा था जिसके ऊपर लिखा था, एंजल की छोटी दुनिया। लारिब अभी उस केक को देख रही थी कि अचानक से सामने लगी एलईडी पर एक वीडियो चलना शुरू हुई थी। अब लारिब थी और सामने स्क्रीन पर चलते मनाज़िर जिन्हें देखते लारिब की आंखें फैली थीं। एक कमरा था जहाँ वो बच्चों की तरह खिलौनों के साथ खेल रही थी। फिर वो शख्स उससे नहीं जानती थी, लेकिन उसके पास आया और उसे अपने बाजू में उठाए बेड पर लेटा दिया और मेडिसिन खिलाने लगा। जहाँ पर लारिब सिद कर थी, ना में सही हिला रही थी, लेकिन वो बहुत प्यार से उसे मेडिसिन खिला रहा था। वीडियो में वो उससे अपना एंजल कहकर पुकार रही थी। फिर सीन चेंज हुआ तो वो किसी मर्दाना शर्ट में थी और गोल गोल घूमकर अपनी शर्ट को देख रही थी। इससे पहले कि वो गिरती, सफ़ीर ने उसे पकड़ा था और फिर सफ़ीर ने जब उसके बटन चेंज किया था, ये देखते लारिब के लाल टमाटर हुए थे। एंजल। लारिब की आंखों के सामने धुंधले धुंधले मंजर आने लगे थे। एक टीस सर में उठी थी। कहीं वो उसे मेडिसिन खिला रहा था, कभी उसको लबों पर झुका हुआ था और कभी उसके साथ मिलकर खेल रहा था। जबकि लारिब आंखें फाड़े ये सब देख रही थी। फिर एक सीन आया था जहां वो उसी शख्स का बड़े प्यार से मेकअप कर रही थी और वो भी बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए अपना मेकअप करवा रहा था। एंजल, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। लारिब को अपनी आवाज़ सुनाई दी थी। तुम्हें भी लगाऊं लिपस्टिक? उसी लम्हे सफ़ीर ने भी उससे अपनी बाहों में लिए थे, लबों पर झुकते लिपस्टिक लगाई थी। जब वो पीछे हुई थी तो लारिब के होंठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी और उधर अनजाने में ही लारिब ने मुस्कुराते अपने होंठों को अपनी उंगली से छुआ था, जैसे वो लम्हे को भी महसूस करना चाहती हूँ। और फिर सीन चेंज हुआ था जहाँ वो शख्स उसे अपनी बाहों में उठाए गीले कपड़ों समेत उसे बेड तक लाया था, उसे बिठाया था। फिर वो गीले कपड़ों समेत बेड पर बैठी थी। उधर ये सब देखती लारिब लालो लाल हो रही थी। उससे याद आ रहा था उससे अपना एंजल, लेकिन अभी वो सब देखने में इतनी मसरूफ थी कि उसे पीछे खड़े उसकी मौजूदगी का भी एहसास नहीं हुआ था। और फिर एक मंजर चला था जहाँ वो जिद कर रही थी कि वो छोड़ कर ना जाए उसे, और सफ़ीर ने उसे अब सवाब कमाने को कहा था कि जो उसके बाद हुआ था, लारिब की तो सांस ही रुक गई थी। सफ़ीर ने शिद्दत से झुककर उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लिया था और ये सब देखते लारिब ने चुचरी ली थी और फिर स्क्रीन ऑफ हुई थी। छोटी दुनिया। अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनकर दूर हुई थी और सामने वही वीडियो वाले शख्स को देखकर वो हैरान हुई थी और उसके मुंह से एक ही लफ्ज़ निकला था, एंजल। और सफ़ीर अपने लिए एंजल लफ्ज़ सुनकर खुश हुआ था। सफ़ीर के दिल को सुकून मिला था। ये सब आपने किया? लारिब उससे सवाल करने लगी। तो छोटी दुनिया, तुम्हारा एंजल ही है जो ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये सब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लारिब के सर में दर्द शुरू हुआ था। वो कुर्सी का सहारा लिए कुर्सी पर बैठी थी। लारिब ने अपनी आंखें बंद की और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे मनाजिर उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगे थे। सोहा का आना, सोहा का उससे चलना,
सोहा का उससे जलाना, उसे छत से नीचे गिराना और आखिर में सफ़ीर का उसके साथ गलत करना, उसे मारना, सब याद आ गया था। ये मंज़र देख लारिब ने चीख मारकर अपनी आँखें खोली थीं। सफ़ीर कब से उसे देख रहा था। वो जानता था कि उसकी हालत ऐसी होगी, लेकिन लारिब की सुर्ख होती आँखें देख वो ठिठक गया था। छोटी दुनिया। एंजल! लारिब तड़प सी गई थी। आप गंदे एंजल थे। आपने मुझे हर्ट किया था, फिर वो गंदा आदमी मुझे ले गया था। लारिब की आंखों से आंसू निकलने लगे। सफ़ी ने तड़प कर उसके आंसू साफ किए, लेकिन लारिब ने उसके हाथ झटक दिए। माफ कर दो लारिब। उस रात उस सोहा की वजह से बेबस हो गया था। मैं नशे में था। आपने मुझे कितनी तकलीफ दी थी आप नहीं जानते। मैं अपनी छोटी दुनिया से माफी मांग रहा हूँ। अपने एंजल को माफ कर दो। सफ़ी रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ने लगा। नहीं एंजल, आप ऐसा हाथ ना जोड़े। आपने जिससा मेरा ख्याल रखा था, आप बहुत अच्छे हैं एंजल। लारिब ने मुस्कुराकर सफ़ी को देखा। कई लम्हे दोनों एक दूसरे को महसूस करते रहे थे। बस लारिब, अब हम एक साथ होंगे। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। वो पोहा भी नहीं। लारिब हंसते हुए बोली। लारिब का हंसना था कि सफ़ी के दिल की दुनिया आबाद हो गई थी। हाँ, वो पोहा भी नहीं। चलो अब केक कट करते हैं। फिर मामा को भी तुमसे मिलना है। मामा! लारिब को याद आया था कैसे उन्होंने उसका ख्याल रखा था। लेकिन मामा कल आएंगी। अब हमारी शादी की डेट फिक्स करने, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारी शादी दोबारा से हो और जल्दी से मेरी छोटी दुनिया दोबारा से मेरे घर आ जाए। लारिब तो सफ़ीर की बात सुनकर शर्माई थी। अभी वो कुछ और कहती कि इतने में सब घर वालों ने वहाँ छापा मारा था। लगता है छोटी दुनिया ने अपने एंजल को माफ़ कर दिया है। नूर ने आते ही उसको शरारत से कहा, तो लारिब ने नूर को खूरी से नवाजा। सफ़ीर, वैसे कमाल का तरीका था सब याद करवाने का। अमान ने सफ़ीर का शाना थपथपाते हुए कहा। फिर सब ने काफ़ी हल्ला गुल्ला किया और ऐसा ऐसा अपने अपने घर चले गए। अगले दिन इरम भी सफ़ीर के साथ ब्लैकमेल आ गई थी और आते ही लारिब को चूमने लगी। मेरी गुड़िया ठीक हो गई, मैं सदके। इरम तो लारिब की बलाएं लेती नहीं थक रही थी। तभी सब वहाँ जमा हुए थे और बस सबकी रजामंदी से निकाह के लिए 2 दिन बाद की डेट रख दी गई थी। सफ़ी तो बेहद खुश था कि 1 साल बाद उसकी छोटी दुनिया मिली है और वो भी सही सलामत। वो सबको देखने लगा जो सब बातों में मसरूफ़ थे। फिर वो लारिब के पास गया। क्या मैं अपनी छोटी दुनिया से मिल सकता हूँ अकेले में? सफ़ी लारिब के पास आधा झुककर उससे कान के पास बोला। अपने कान के पास सफ़ीर की सरगोशी से लारिब जी जान से कांपी थी। लारिब ने नसें उठाकर सफ़ीर को देखा तो सफ़ीर ने इशारा किया, तो लारिब सबको एक दफ़ा देखकर उठकर कमरे में चली गई। सफ़ीर भी सबसे नसें बचाता लारिब के पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया और जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। सफ़ीर! श्श, छोटी दुनिया, सफ़ीर नहीं, एंजल। तुम्हारे मुंह से एंजल ही सुनना मुझे अच्छा लगता है और मैं पिछले इस 1 साल में तड़प गया हूँ तुम्हारे मुंह से एंजल सुनने को। अब बोलो एंजल। एंजल! लारिब ने अपने फड़फड़ाते लबों से कहा कि सफ़ीर मदहोश हो गया था और उसके लबों से एंजल सुनकर मदहोशी में उसके लबों पर झुका था और लारिब तो पहली दफ़ा सफ़ीर का लम्स महसूस करके तड़प सी गई थी। थोड़ी देर बाद सफ़ीर पीछे हुआ तो लारिब को देखने लगा, जिसका चेहरा सुर्ख हुआ था। जब तुम मेरी छोटी दुनिया थी ना, और जब मैं ऐसे करता था तो तुम मुंह बनाकर बिस्तर में घुस जाया करती थी। लेकिन आज तुम्हारा चेहरा मेरी गुर्बत में सुर्ख पड़ गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सफ़ीर बेबाकी से बोला। 2 दिन बाद शादी है। अपने आप को तैयार करके आना मेरी छोटी दुनिया। जितना 1 साल में मैं तड़पा हूं ना, सब बदले लूंगा। जितना तुमने बच्ची बनकर मुझे तड़पाया है ना, उन सब का बदला लूंगा। सफ़ीर मानी हेज़े से बोलता बाहर चला गया। जब लारिब ने बात समझ आने पर वहाँ ही खड़ी स्टिल खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। निकाह की तैयारियां हो चुकी थीं और आज लारिब का दोबारा से सफ़ीर के साथ निकाह था। लारिब को तो डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन सबके समझाने पर वो नॉर्मल हो गई थी। माला ने लारिब को बहुत अच्छे से तैयार किया था और सफ़ीर की फरमाइश पर लारिब को वाइट की जगह पर रेड कलर के लहंगा पहनाया गया था। सफ़ीर तो आज हवा में उड़ता हुआ अपने आप को महसूस कर रहा था। सब लोग ब्लैक महल में जमा हो चुके थे। सफ़ीर ने भी ब्लैक कलर की शेरवानी पहनी थी जिससे वो बेहद डैशिंग लग रहा था। मौलवी साहब भी आ चुके थे। ध्यान से माला, अपना ख्याल रखा करो यार। कहाँ इधर उधर घूमती फिर रही हो? माला, जिसको जावियार ने हील वाली जूती पहनने से मना किया था, लेकिन वो सदा की ठीक हील वाली पहनने इधर उधर घूम रही थी।
सावी, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होता, ये मेरे भी बच्चे हैं और मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। साव्या ने मुस्कुराते माला के सर पे अपने होंठ रखे थे। मुझे बहुत इंतजार है अपने इन बच्चों का। और मुझे भी। माला ने साव्या के सीने पर सर रखा था। हमारी एन, मीरम और कायान ने सेम कलर की ड्रेसिंग की थी। मीरम तो छोटे से ब्लैक कलर की फ्रॉक में सब सांख के लिए कोई गुड़िया ही लग रही थी। सभी कायान के हाथ में मौजूद बच्ची को देख रहे थे जो कि अपने बाप के साथ चिपकी थी। मौलवी साहब पहले लारिब के पास गए थे। निकाह के लिए लारिब ने भी रोते हुए कबूल कर लिया था। वो तो अपने होशो हवास में पहली दफ़ा अपने भैया से दूर जाने का सोच कर ही दुखी थी। अमान ने भी आंखों में नमी लिए लारिब को सीने से लगाया था। सफ़ीर ने भी खुशी खुशी निकाह कबूल कर लिया था। निकाह होते ही वह मुबारकबाद का शोर उठा था। फिर लारिब को सफ़ीर के साथ लाकर बिठा दिया गया था। लारिब तो अभी से ही अपने कान में होती सफ़ीर की सरगोशियों को सुनकर और सफ़ीर की बेबाक बातों की वजह से बेहद नर्वस हो रही थी। और सफ़ीर का बेबाक अंदाज देखकर तो लारिब का दिल जोरों से धड़क रहा था। छोटी दुनिया, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। दिल कर रहा है तुम्हें खा जाऊं। लारिब ने सहमी नसों से अपनी उस बेबाक एंजल को देखा था जो सबके सामने भी बात नहीं आ रहा था। लारिब ने जल्दी से नसें झुका ली। अपने आप को तैयार रखना अपने इस जिंजर को झेलने के लिए। अपने हाथों से उसके हाथों को उसके हाथ की पुश को सहलाते हुए बोला। तो लारिब की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी थी। थोड़ी ही देर बाद ब्लैक महल से लारिब की रुखसती होकर वो शाह हाउस में आ गई थी जहाँ वो 1 साल पहले एक पागल लड़की बनकर आई थी और अपने एंजल के लिए अब वो अपने एंजल की बीवी बनकर उस घर में दाखिल हुई थी। घर में दाखिल होते ही उसे उस घर से बहुत सारी यादें याद आई थीं। जबकि रम और हिबा तो लारिब को दोबारा से अपने घर में देखकर बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद लारिब को सफ़ीर के कमरे में बिठाया गया था। लारिब ने सफ़ीर के आने से पहले ही सफ़ीर से बचने के लिए अपनी ज्वेलरी उतारना शुरू कर दी थी ताकि जल्दी से फ्रेश होकर उसके आने से पहले ही सो सके। लारिब अपनी ज्वेलरी उतार रही थी कि सफ़ीर कमरे में दाखिल हुआ। सामने लारिब को इतनी जल्दी जल्दी में ज्वेलरी उतारते और नर्वस होते देख सफ़ीर के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। छोटी दुनिया, सफ़ीर ने गंभीर लहजे में पुकारा और उसके पास गया। लारिब के तो ज्वेलरी उतारते हुए हाथ भी सिल हुए थे। इतनी जल्दी है चेंज करने की? हमें अपनी तारीफ तो करने देती ना। सफ़ीर ने अपने बाजू लारिब के पेट के गिर्द बांधे और उसकी नजर आती सफ़ेद गर्दन पर अपने लब रखे। इस सफ़ीर के लम्स से लारिब कांप सी गई थी। मुझे नींद आई है, लारिब मासूमियत से बोली। छोटी दुनिया, पहले ही तुमने मुझे 2 साल तड़पाया है, लेकिन आज मेरे जज्बातों की तौहीन ना करो। लारिब सफ़ीर की आंखों में मौजूद जज्बात का समंदर देखकर आंखें झुका गई थी। सफ़ीर ने लारिब का रुख अपनी तरफ करते ही नरमी से उसके होंठों पर अपने होंठ रखे थे। लारिब तो इस कदर नरमी पर अपने एंजल पर फिदा हुई थी। सफ़ीर पीछे हुआ तो लारिब गहरी गहरी सांस लेने लगी। सफ़ीर भी गहरी नसों से लारिब को देख रहा था। फिर उसकी गर्दन पर बने जीनत हार को निकालने ड्रेसिंग के ऊपर रखा और अलमारी से एक शॉपर निकाल कर दिया। जाओ लारेब, ये पहन कर आओ। लारिब ने एक नज़र उस शॉपर को देखा और एक नज़र सफ़ीर को। इसमें क्या है? लारिब ने डरते हुए बोला। जाओ पहन कर आओ, पता चल जाएगा। लारिब भी नसें झुकाती वो शॉपर पकड़े बाथरूम में चली गई। अंदर जाकर लारिब ने वो पैकेट खोल कर देखा, लेकिन जो उसे नजर आया था लारिब तो कानों तक सूख हुई थी। पैकेट के अंदर लाल रंग की नाइटी थी जो घुटनों तक आ रही थी। 20 मिनट तक सफ़ीर लारिब के बाहर आने का इंतजार करता रहा। छोटी दुनिया, बाहर आ जाओ या मैं अंदर आऊं। सफ़ीर की गंभीर आवाज़ सुनकर लारिब का दिल बाहर निकलने को था। मर्दी क्या ना करती, वो नाइटी पहनकर झिझकते हुए बाहर आई। सफ़ीर तो लारिब को उस नाइटी में देखकर ही पागल सा हो गया था। वो मदहोश सा होता लारिब की तरफ बढ़ा और उससे अपनी बाहों में उठा लिया। लारिब को तो इतनी शर्म आ रही थी उससे सफ़ीर के सीने में अपना मुंह छुपा लिया था। वो तो सफ़ीर से ही नजर मिलाने के भी काबिल नहीं रही थी। एंजल, लारिब ने अटक अटक कर कहा। जी एंजल की छोटी दुनिया। सफ़ीर उससे बेड पर लिटाते बोला, लेकिन वो क्या कहती। वो तो सफ़ीर की नज़रों की ताब न लाते नसें झुका गई थी। सफ़ीर ने झुककर उसकी आंखों पर बोसा दिया। सफ़ीर ने अंगूठे से लारिब के लब को सहलाया और फिर बेचैन होते ही वो लारिब के होंठों पर झुका अपनी प्यास बुझाने लगा। सफ़ीर के अमल में बेहद नरमी और प्यार था। लारिब ने सफ़ीर की शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया था। सफ़ीर के हाथों की हरकतों से डरती लारिब ने अपने हाथों से मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन सफ़ीर ने ऐसा नहीं करने दिया। उसके हाथों की उंगलियों को अपनी उंगली में उलझाया था। सफ़ीर उसके होंठों को छोड़कर अब उसकी गर्दन तक आया था
कि लारेब के हाथ सफ़ीर के बालों पर ढक गए थे। सफ़ीर ने अपने दांत लारेब की गर्दन पर काटे थे कि लारेब की सिसकी निकली थी और लारेब ने मदहोश होते सफ़ीर का नाम लिया था। लारेब के मुंह से मदहोश होते अपना नाम सुनकर सफ़ीर पागल हो रहा था और मज़ीद मदहोश होता उसको गर्दन पर तशद्दुद करने लगा था। उससे भी खुद को सफ़ीर की रहम करम पर छोड़ दिया था और सफ़ीर को लारेब की सुपुर्दगी पर खुश होते अपनी बाहों में लेते लाइट ऑफ करते उस पर झुकता चला गया। आज उनकी मोहब्बत भी कामयाब हुई थी। सुबह लारेब की आंख खुली तो खुद को सफ़ीर के हज़ार में पाया। रात को सफ़ीर ने उसको इस तरह नरमी से छुआ था जैसे वो कोई कांच सी गुड़िया हो जो ज़रा सी सख्ती करेगा तो टूट जाएगा। लारेब के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आई थी। वो सफ़ीर के बाजू अपने ऊपर से हटाकर उठकर वॉशरूम गई, लेकिन वॉशरूम जाते उसकी नज़र बाथटब पर पड़ी तो अपना माजी और अपनी हरकतें याद करके कान तक सुर्ख हो गई। उसे याद था कि वो कैसे उस बाथटब में फिश बनी खेल रही थी। रात को तो उसके बारे में ध्यान ही नहीं किया था, लेकिन अब वो सोच सोच कर सुर्ख हो रही थी। अभी वो देख ही रही थी कि उसे पीछे से सफ़ीर की आवाज़ आई। छोटी दुनिया, क्या देख रही हो? फिर से फिश बनने का इरादा है क्या? लारेब तो एकदम से सफ़ीर की आवाज़ सुनते डर गई थी। नहीं, नहीं, वो बस फ्रेश होने आई थी। चलो, हम दोनों ही एक साथ फ्रेश होते हैं। लेकिन सफ़ीर आप बाहर जाए ना। अब लारेब रोहान सी हुई थी। रोने मत, बैठ जाना। जो मेरी लारेब का हुक्म। जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आओ। जाते जाते सफ़ीर एक शिद्दत भरी गुस्साखी करता लारेब को बुखला गया था कि लारेब के चेहरे पर पसीना आया था। जल्दी से फ्रेश होती वो बाहर गई तो सफ़ीर भी फ्रेश होता उसके साथ बाहर चला गया। इरम तो दोनों को देखकर सदके वारी जा रही थी। सुबह से जब से ऐन उठी थी उसकी तबीयत ख़राब थी, चक्कर आ रहे थे। आन मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सुबह से चक्कर आ रहे हैं और 2 बार वॉमिट भी कर चुकी हूँ। एहन, मेरा बच्चा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे दर्द हो रहा है पेट में। इनकी आंखों में आंसू आए। जल्दी करो, ये मीरम को मामा को पकड़ाओ और हम चलते हैं डॉक्टर के पास। एन ने मुश्किल से चेंज किया और मीरम को नायला को पकड़ाते खुद कयान के साथ हॉस्पिटल चली गई। वहां जाकर जो न्यूज़ मिली दोनों ही बेहद खुश थे। एहन, हम दोबारा से मामा बाबा बनने वाले। कयान तो एन को बाजू में उठाकर घूम रहा था। सारा हॉस्पिटल दोनों को देख देख कर खुश हो रहा था। दोनों ने ही घर आकर नायला को बताया। नायला भी बेहद खुश हुई थी और दोनों की खुशियों को सदका दे दिया था और ये खबर ब्लैकमेल तक भी पहुंच गई थी। सबने एन और कयान को मुबारकबाद दी थी और सभी बेहद खुश थे। 9 महीने बाद ध्यान से मेरी जान, हमारे 2-2 बच्चे तुम्हारे पेट में हैं। जावियार माला को हाथों से पकड़ता पेट तक लाया था। माला का भी 9वां महीना चल रहा था। उसकी तबीयत अब ख़राब रहने लगी थी। डॉक्टर ने बताया था कि उसके घर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे और ये सुनकर जावियार तो पागल हो गया था। मैं ठीक हूँ जावी, लेकिन सुबह से कुछ पेट में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। माला बेड पर आराम से बैठते हुए बोली। कुछ नहीं होता माला, मेरी जान, बस कुछ दिन और वेट, फिर हमारे बच्चे हमारे पास होंगे। जावियार ने माला को ठीक करके लिटाया कर अब लब उसके बालों पर रखे। माला मुस्कुराती थी। नूर, आपकी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? बहुत अच्छी मान। बस अब जल्दी से अपनी स्टडी कंप्लीट कर लें, फिर हम भी मामा पापा बने। अमान ने खसखस से कहा। अमान, तुम मेरी वजह से अपनी ये ख्वाहिश ना ख़त्म करो। तुम चाहते हो तो तुम अपना बच्चा प्लान कर सकते हैं। नहीं नूर। अमान ने जल्दी से नूर को अपने हसार में लिया। नूर, मैं आपको कोई और मुसीबत में नहीं डालना चाहता। आपके ख्वाब पूरे होने में खुद भी रुकावट नहीं बनना चाहता। जब अल्लाह ने चाहा कि बच्चा हो जाएगा। आप परेशान ना हो, आप अपनी स्टडीज़ की तरफ ध्यान दें। जैसे आपके ख्वाबों पर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और रही बात बच्चों की, वो चली कबूतरी के घर आने वाले हैं, उनके साथ खेल लिया करेंगे। थैंक यू मान। जिस लम्हे तुम मेरी ज़िंदगी में आए वो लम्हा खुशी का था। उस समय का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। मेरी आंखों का नूर, आपकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। मीरम भी 2.5 साल की हो गई थी। अब तो इधर उधर भागकर एन को इतना तंग करती थी कि एन भी परेशान हो जाती थी। एन का भी 9वां महीना चल रहा था और मीरम के पीछे भागते वो थक जाती थी। मीरम, तुम मुझसे मार खाओगी। आराम से आकर बैठो। यहाँ आकर खाना खाओ आराम से। कब से खाना खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो थी कि एन को तंग किए जा रही थी। नहीं मामा,
मैं थाना नहीं ठाऊंगी। इतने में कयान कमरे में दाखिल हुआ तो मीरम की आंखें कयान को देखकर चमकी थी। आन जान। मीरम तो ये कहती कयान की तरफ भागी थी। एन तो बस मीरम को घूर कर रह गई थी। आन जान, ये कहते मीरम कयान की बाहों में समाई थी और कयान की तो सारी थकन ही ये सुनकर उतर गई थी। अपनी शहजादी को अपनी गोद में उठाकर कयान ने एन को देवी मुस्कुरा कर देखा। आन, इसे समझा दे, आपको डैड ये पापा बोला करे, वरना मैं गुस्से में आकर इसे कुछ कर दूंगी। एन गुस्से से बोली। जब पहली दफा मीरम ने बोला था उसके मुंह से अपने डैडा के लिए डैड नहीं एन की तरह आन निकला था, जिसे सुनते दोनों को हैरत हुई थी। और बस क्या था, उस टाइम से एन हमारी मीरम की दुश्मन थी और कयान का हंस हंस कर बुरा हाल था। 2 साल की उम्र में पहली दफा बोला था, अब तो वो 2.5 साल की हो गई थी। अब तो वो उनके साथ जान का इजाफा कर चुकी थी। आन तान, आन जान। आन, आपको मेरे अलावा कोई आन नहीं बुला सकता। एन अपने पेट पर हाथ रखते हुए उठकर बोली, जबकि मीरम तो अपनी माँ को जलाकर सुकून से कयान की गोद में थी। मेरा बच्चा, खाना खा लो आराम से, सुबह से तुमने नहीं खाना खाया। अब एन के लहजे में मीरम के लिए ढेरों मोहब्बत थी, चाहे उसका अपना बच्चा हो जाए। लेकिन जो जगह सबकी जिंदगी में मीरम की थी वो किसी और की नहीं होने वाली थी। एन जेलिस से होती थी, लेकिन वो बच्ची थी जिससे एन की जिंदगी में बहुत सी खुशियां लाई थी। जब उसके पास अपना कोई नहीं था, उस वक्त मीरम थी उसके पास। आन तान, दादू पास। ओहो, मेरी बेटी को दादू पास जाना है। चलो तुम खाना खाओ, मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर चलते हैं। एन ने मुस्कुराते मीरम को अपने पास किया तो मीरम भी अपनी माँ की गोद में समा गई थी। मीरम अपने अनजान के साथ साथ अपनी माँ की भी दीवानी थी, लेकिन ज़्यादा बाप की थी। इसलिए तो वो अपने अनजान के साथ अपनी माँ को भी गवारा नहीं करती थी। रात को अचानक से माला के पेट में दर्द उठी थी। वो चिल्लाई थी, सावी, सावी। साथ लेटा सावियार भी माला की चीखें सुन के जल्दी से उठा। माला, माला क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? सावी, पेन हो रहा है, डॉक्टर प्लीज। माला अटक अटक के बोलने लगी। माला का सांस उखड़ने लगा था, उससे बहुत दर्द हो रहा था। जावियार जल्दी से बाहर जाता अमान का दरवाज़ा बजाने लगा। अमान और नूर दोनों ही एक साथ कमरे से बाहर आए। क्या हुआ जावियार, तुम ठीक तो हो? नूर, वो माला की तबीयत खराब हो गई है। इतना सुनना था कि नूर भागती हुई माला के पास गई थी। नूर अंदर गई जहां माला दर्द से तड़प रही थी। माला, माला, नूर, जल्दी करो। हाँ, चलो, चलो। जाविया नूर दोनों ने माला को सहारा देते गाड़ी में लाए थे और गाड़ी में बिठाया था। थोड़ी ही देर में वो हॉस्पिटल में मौजूद थे। सफ़ीर और लारेब भी अमान के बताने पर आ गए थे। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो नहीं आ सकी। जावियार तो बेचैनी से कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था। नूर मुसलसल दुआएं मांग रही थी। लारेब भी परेशान बैठी थी। 2 घंटे होने वाले थे, कोई खबर नहीं आई थी। जावियार, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अल्लाह करे सब ठीक ही हो। थोड़ी ही देर बाद एक लेडी डॉक्टर बाहर आई थी। जावियार जल्दी से उसके पास गया। डॉक्टर, मेरी बीवी और मेरा बच्चा तो ठीक है ना? जावियार ने जल्दी से पूछा। मुबारक हो आपको, आपकी बीवी और आपके दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। हम उन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट करे हैं, थोड़ी ही देर में आप उनसे मिल सकते हैं। ये सुनकर सबके चेहरों पर सुकून आया था। मुबारक हो जावियार। अमान ने उससे गले लगाकर मुबारकबाद दी तो जावियार की आंखों में आंसू आ गए। हाय, मेरा भी दिल कर रहा है छोटे छोटे बच्चे देखने को। लारे खुशी से बोली। छोटी दुनिया, चाहो तो हम भी एक छोटा सा बेबी ले आए। सफ़ी ने उससे कान में सरगोशी की तो लारेब का चेहरा सुर्ख हुआ था। सफ़ी, पास आ जाए, आप कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अभी तो मैं शुरू ही कहाँ हुआ हूँ। घर चलो, फिर शुरू करते हैं। लारेब बिना जवाब दिए मुंह के डिज़ाइन बनाती नूर के साथ जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद सब लोग माला से मिलने अंदर चले गए। एक कॉट में माला के पास ही दोनों बच्चे पड़े थे, जिनकी आंखें अभी बंद थीं, लेकिन देखने में ही वो इतने हसीन थे कि शायद ही कोई बच्चा इतना हसीन पैदा हुआ हो। माला ने मुस्कुराकर जावियार को देखा। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना भालू? जावियार उसके पास जाता उसके बाल सहलाकर पूछने लगा। नहीं, मैं ठीक हूँ जावी। मुबारक हो बेबी। नूर माला के पास जाते हुए बोली तो अमान आंखें घुमा कर रह गया। दो छोटे छोटे जले हुए कबूतरे लेकर आ गई हो। अमान ने हंसते हुए कहा, यही चले हुए कबूतर तुम्हारा जीना हराम करेंगे।
माला भी कहाँ बाज आने वाली थी। और जानू समझा लो अपने शोहर को, मेरे बच्चों को कुछ मत बोले। अमान बस करो तुम भी। जो हुक्म आपका मलका आलिया। अमान हंसते हुए चुप कर बोला। क्या मैं इन्हें उठा सकता हूँ? जावियार ने अपने दोनों बच्चों को देखते हुए बोला। हाँ उठा सकते हैं जावियार। जावियार ने एक बच्चा उठाया और कई आंसू शुक्राने के आंसू निकल कर बच्चों पर गिरे थे। थैंक यू सो मच माला, इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। एक अमान ने उठाया था और एक जावियार ने। लेकिन माला अभी दोनों की शक्लें तो सेम है, जब ये बड़े होंगे तो कैसे पहचानेंगे? तारिफ को नई परेशानी लग गई थी। सभी अब उन दोनों बच्चों को देख रहे थे जो बिल्कुल एक जैसी सूरत रखते थे। अल्लाह करे इनकी आंखों का कलर अलग हो, माला बोली थी। जावियार ने एक बच्चा माला की गोद में दिया था। बेख्तियार उन दोनों बच्चों को देखकर माला भी रोई थी। यह एहसास भी बहुत अच्छा था कि वो माँ बन गई है। और जब दोनों बच्चों ने आंखें खोली थी तो सबको सकता ही लग गया। दोनों की ही सेम कलर था और कलर भी ओपल कलर था, जो कि माँ और बाप दोनों से चुराया था। हल्की ग्रीन और नीले रंग का मिक्सचर थी। सावी, इन दोनों की आंखों का कलर कितना प्यारा है ना, और है भी दोनों का एक जैसा। हम कैसे पहचानेंगे? माला खुश होते साथ साथ परेशान भी हुई थी। पहचान लेंगे भालू, तुम परेशान मत हो। फिर बारी बारी सबने बच्चों को उठाया था और प्यार किया था। अगले दिन माला को डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो घर भी चली गई थी। एन भी मुश्किल से माला और उसकी बेबी को देखने आई थी। बहुत बहुत मुबारक हो माला। थैंक यू सो मच एन। मीरम तो अपने छोटे छोटे हाथ लगाते उनको देख और छू रही थी। आन तान, मिले भी तोता भाई चाहिए। आन जान, मुझे भी छोटा भाई चाहिए। मीरम मासूमियत से कहते सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ले आई। मेरी जान, बहुत जल्द आपका छोटा भाई आने वाला है। कयान ने मीरम को अपनी गोद में उठाते बोला। वैसे माला, अब इन दोनों के नाम क्या होंगे? नाम इनकी एन रखेगी। अभी कोई कुछ बोलता कि माला बोली थी, क्योंकि हम सभी एन से बहुत प्यार करते हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों का नाम भी एन ही रखे। एन ने मुस्कुराकर माला को देखा और दोनों बच्चों के माथे पर बोसा दिया। इस बच्चे का नाम होगा असमीर खान। एन ने असमीर को जावियार को पकड़ाया था। और इस बच्चे का नाम होगा अलमीर जावियार खान। एन ने वो बच्चा माला की गोद में रखा था। हमारे असमीर की आंखों का कलर डार्क है और अलमीर की आंखों का कलर लाइट है, लेकिन कोई गौर से देखेगा तो पहचान पाएगा वरना नहीं। हाँ, मैं भी इनकी आंखों का कलर देख रही थी। शुक्र है, कुछ तो चेंज आया है। वैसे दुश्मन, इनकी आंखों का कलर तुम पर चला गया है। अब दुआ है ये तुम पर ना जाए। कयान तंसिया बोला था। जी जी चाची, ख्याल रखना तुम्हारा बच्चा भी मुझ पर ना चला जाए। जावेद एक साइड स्माइल पास करते हुए बोला था। अल्लाह ना करे तुम पर जाए। कयान तो हड़बड़ा गया था। तुम पर गया तो उफ, ये सोचकर ही दिल में अजीब सा हो रहा है। तुम्हारी ये सब जांघें कभी ना देखने को मिले। देखना, मेरा बच्चा तो मुझ पर जाएगा, ब्राउन आंखों वाला शहजादा। वो सब उनकी नोक झोंक सुनकर हंस रहे थे। ये चीजा साला कभी नहीं सुधर सकते। अभी वो बातें कर रहे थे कि इनके पेट में भी दर्द शुरू हो गया था।